गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन sought to balance these competing claims by providing three lists of subjects, a union list with subjects such as taxes, defense and foreign affairs। तो जो पीछे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जहाँ एक डॉट्स चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के मनों में कि क्या स्टेट को ज़्यादा पावर्स दी जानी चाहिए, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए, जहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहनी चाहिए। तो इस सब का हल तलाशा गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा। जब ये बना तो इसमें क्या रखा, इसने बैलेंस रखा, क्योंकि इसमें तीन विषय दे दिए गए। यूनियन लिस्ट एक बना दी गई जिसमें टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के जो विदेशी मसले हैं, जहाँ सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, जहाँ टैक्स है, तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रखा गया, उनके पास रखा गया यूनियन लिस्ट में। तो विच वुड बी द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, मतलब कि इन विषयों के ऊपर जो भी कानून बनेंगे, जो भी अधिकार रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। अ स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, एक स्टेट लिस्ट बनाई गई जिसमें सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, जो शिक्षा है और सेहत है, इसको रखा गया। विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट। तो ये सारे जो ये दो फील्ड हैं, तो इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनका ज़्यादा अधिकार रहेगा। अ कंकरेंट लिस्ट, एक समवर्ती सूची बनाई गई, अंडर विच वुड कम सब्जेक्ट्स सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, जिसमें जंगल और जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो दोनों आएंगे। और इन दोनों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती हैं, जो दोनों ही इस विषय पे काम कर सकते हैं। इन विच द सेंटर एंड द स्टेट्स वुड हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिसमें सेंटर की और स्टेट की बराबर की जिम्मेदारी रहेगी। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसर्न्ड लैंग्वेज, तो एक दूसरा जो डिबेट का विषय था, चर्चा का विषय था, वो था कि लैंग्वेज को लेके। मैनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स। तो बहुत सारे मेंबर्स का मानना था कि जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वो अंग्रेज़ों के साथ ही इस भाषा को, इंडिया को छोड़ देना चाहिए। इट्स प्लेस दे आर्ग्यूड शुड बी टेकन बाय हिंदी, तो उनका मानना था कि हिंदी इसकी जगह ले सकती है। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी वर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन जो हिंदी नहीं बोलते थे तो उनकी अलग ही विचारधारा थी। स्पीकिंग इन द असेंबली, टी कृष्णा मचारी कन्वेड अ वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ द साउथ। तो टी कृष्णामाचारी ने साउथ के लोगों के बिहाफ में, के मतलब सारे साउथ के लोगों की तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं होनी चाहिए। मतलब वो हिंदी बोल के वो खुश नहीं थे, वो जहाँ तो इंग्लिश में परफेक्ट थे, जहाँ फिर वो अपनी लैंग्वेज में माहिर थे, तो उनको वही बोलना अच्छा लगता था। तो उन्होंने वार्न किया कि ये सही नहीं होगा अगर ऐसा किया जाएगा। Some of whom threatened to separate from India, इवन कईयों ने तो कहा कि इफ हिंदी वॉज इम्पोज्ड, कि अगर उनके ऊपर ठोसी जाएगी हिंदी तो वो इंडिया से ही अलग हो जाएंगे। इफ हिंदी वॉज इम्पोज्ड ऑन देम, अ कंप्रोमाइज वॉज फाइनली अराइव्ड एट, तो आखिर में एक समझौता किया गया, नेमली दैट वाइल हिंदी वुड बी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि जो दफ्तरी भाषा है वो हिंदी रहेगी, लेकिन इंग्लिश वुड बी यूज्ड इन द कोर्ट्स एंड द सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर। लेकिन इंग्लिश भाषा जो है वो कोर्ट्स में, अदालतों में चलती रहेगी, बाकी जो सर्विसेज हैं उसमें इंग्लिश चलेगी, और जो कम्युनिकेशन होता है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ है, तो उसमें भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा। मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारे भारतीयों ने संविधान निर्माण करने का काम किया। बट परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था, हु वाज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी जो खरड़ा जिसने संविधान का लिखना था, मतलब जो हाथों से संविधान जो लिखा जाना था कि क्या क्या इसमें शामिल किया जाए, तो उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। एंड अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज्ड, तो उनकी सुपरविजन, उनकी निगरानी के नीचे ही
जो डॉक्यूमेंट है, संविधान है, उसको फाइनलाइज किया गया, उसको फाइनल शेप दी गई। इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन्होंने अपनी फाइनल स्पीच में कहा असेंबली में, डॉक्टर अंबेडकर पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी अकम्पनीड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, ये तभी पूरा होगा जब इसके साथ इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकतंत्र भी होगा। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज सच एज बिटवीन रिच एंड पुअर। तो उनका मानना था कि सिर्फ राजनीति में ही प्रतिनिधित्व दिए जाने से जो दूसरी इनइक्वालिटीज हैं, जो ना बराबरताएं हैं, वो दूर नहीं होंगी अमीर और गरीब के बीच में, और बिटवीन अपर एंड लोअर कास्ट, जो हाई कास्ट और लोअर कास्ट के लोग हैं। विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड इंडिया वास, तो उन्होंने क्या कहा कि नए संविधान के साथ कि गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है कॉन्ट्राडिक्शन की लाइफ में, मतलब विरोधाभास की लाइफ में एंटर होने जा रहा है, कि जिसमें एक मत नहीं बन पाएगा बहुत सारी चीज़ों पे। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी, कि राजनीति में तो हमें बराबरता मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर ना बराबरी रहेगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकोगनाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो राजनीति में तो राजनीतिक तौर पर तो ये सिद्धांत रहेगा कि एक व्यक्ति एक वोट। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल by reason of our social and economic structure continue to deny that principle of one man one value। तो लेकिन जो बराबर का उनको ये था कि सम्मानजनक अधिकार जो हैं वो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर ये जो पछड़े वर्ग हैं उनको नहीं मिल पाएगा शायद, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे।